प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का स्वप्रेरण। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ेंगे हम स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन। पिछले क्लास में हमने भंवर धारा को पढ़ा था, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स से 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं स्वप्रेरण होता क्या चीज़ है। ठीक, तो देखिए नाम से क्लियर है, नाम से आपको कुछ लग रहा होगा। स्वप्रेरण, स्वधन प्रेरण मतलब जो धारा है। ठीक, यहाँ पे हम धारा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है, खुद से उत्पन्न होता है। सेल्फ इंडक्शन मतलब स्वयं से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है, स्वयं से। तो उसी को कहेंगे हम स्वप्रेरण। क्या कहेंगे, स्वप्रेरण। चलिए देखते हैं आप इसकी स्टोरी को। सबसे पहले हम उठाएंगे ऑस्टेट के प्रयोग को, क्योंकि गतिमान आवेश और चुंबकत्व इसमें जो है, ठीक, इस टॉपिक में सभी टॉपिक का थोड़ा बहुत बीच बीच में आ जाता है। जैसे गतिमान आवेश और चुंबकत्व में हमने पढ़ा था ऑस्टेट का प्रयोग। क्या पढ़ा था भाई ऑस्टेट के प्रयोग में? जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको बताया था ऑस्टेट ने। किसने बताया था इसे? ऑस्टेट ने बताया था। अब इसके बाद कोई किसने किया प्रयोग? फैराडे ने किया। फैराडे ने क्या प्रयोग किया? फैराडे ने ये प्रयोग किया, जब हम किसी चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं या कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। ठीक, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इससे क्या मिलेगा हमें? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ मतलब धारा प्रेरित होगा। क्या होगा? धारा प्रेरित होगा। अब यहीं पे लेंज क्या कहते हैं? लेंज ये कहते हैं कि धारा जिससे उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है। ठीक, लेंज क्या कहते हैं? लेंज सिर्फ विरोध करता है। क्या करता है? लेंज विरोध करता है। ठीक, लेंज क्या करता है? विरोध करता है। मतलब धारा जहाँ से उत्पन्न होती है वो उसी का विरोध करता है। ठीक, इतना हम जानते हैं, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब इसी के आधार पर देखेंगे हम इसको। ठीक, ये चित्र मैं बना दिया हूँ, ये स्वप्रेरण का ही चित्र है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ठीक, सबसे पहले मैं आपको चित्र के बारे में बता देता हूँ, चित्र बना कैसा है, फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें स्वप्रेरण की क्रिया कैसे होती है। तो इसमें एक कुंडली है। ठीक, ये एल क्या है? एक परिनालिका है, जिसमें हम क्या करते हैं, लोहे के जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसके ऊपर तांबे के विद्युत रोधी तार को, कुंडली को ऐसे लपेट लपेट के क्या करते हैं, हम कुंडली को बनाते हैं। ठीक, इस तरह से तार, इसमें तांबे का तार लपेटाया हुआ है इसमें। तो ये है हमारा परिनालिका एल, इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। अब परिनालिका के साथ श्रेणी क्रम में यहाँ पे हम ई को कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ठीक, श्रेणी क्रम में सेल ई। आर एच मतलब धारा नियंत्रक। ठीक, धारा नियंत्रक, आर एच को कहते हैं हम धारा नियंत्रक। और के को कहते हैं कुंजी। के को क्या कहते हैं? कुंजी। तो ध्यान दीजिए, परिनालिका के साथ श्रेणी क्रम में सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी के को जोड़ दिया जाता है। ठीक, एक बार और देखेंगे, परिनालिका के साथ श्रेणी क्रम में सेल ई को, धारा नियंत्रक आर एच तथा कुंजी के को जोड़ दिया जाता है। अब परिनालिका के साथ पुनः समांतर क्रम में एक बल्ब जोड़ते हैं। क्या लगा देते हैं? एक बल्ब लगा देते हैं। बल्ब इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो बल्ब क्या होगा? वो जलेगा। तो परिनालिका के साथ समांतर क्रम में एक बल्ब लगा दिया जाता है। इस तरह से ये चित्र मिलके बना हुआ है। ठीक, अब मैं आपको चलिए यहीं पे स्वप्रेरण का परिभाषा बता देता हूँ, फिर इसमें समझाऊंगा इसमें कैसे कार्य करता है वो। जब किसी कुंडली की धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है।
ठीक, ध्यान देना, हम इसमें धारा भी प्रवाहित करते हैं और इसी कुंडली में प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। तो वो कैसे होता है देखिए इसको, यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, सेल लगाए हैं, क्या लगाए हैं, सेल, और ये क्या है, कुंजी है। अब कुंजी को जैसे ही हम ऑन करेंगे, क्या करेंगे, कुंजी को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो धारा क्या होगा, प्लस से इस तरह से प्रवाहित होने लगेगा, धारा क्या होगा, इस परिपथ में बहने लगेगा। ठीक, धारा इस परिपथ में बहने लगेगा तो यहाँ पे बल्ब क्या होगा, जलेगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे जब हम कुंजी को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, तो डायरेक्ट धारा इसमें पहुँच जाता है। जैसे नॉर्मली हम अपने घर में देखते हैं, जब भी हम बल्ब चालू करते हैं तो स्विच को ऑन करते हैं तो तुरंत लाइट जल जाता है कि नहीं जलता है। लेकिन ऐसा होता है फिर भी यदि हम इसको स्लो देखें, क्योंकि डायरेक्ट करंट वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, वो धीरे धीरे जाता है, पहले यहाँ आएगा, फिर 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 यहाँ, फिर ये बल्ब के पास में आएगा। मतलब वो क्या होता है, धीमी अवस्था में रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। हमको लगता है कि वो डायरेक्ट एक बार में ही यहाँ हम स्विच ऑन किए और एक बार में ही बल्ब जल गया, ऐसा हमको एहसास होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वो जो करंट है वो धीरे धीरे बल्ब के पास में पहुँचता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जब हम इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा भाई, उसके धारा प्रवाहित किए तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। किसके, कुंडली के। धारा प्रवाहित किए तो उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ मतलब फिर धारा उत्पन्न होगा। क्या होगा, फिर धारा उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, ये हम इस धारा को कह सकते हैं मुख्य धारा, आई को कह सकते हैं हम मुख्य धारा। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब प्रेरित धारा की दिशा किधर होती है उसको देखिए। हम जानते हैं लेंज के नियम से जो यहाँ पे प्रेरित धारा को मैं समझाने के लिए आपको I1 ले लेता हूँ। प्रेरित धारा I1, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तो हम जानते हैं लेंज के नियम से धारा क्या करेगा, उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है। तो प्रेरित धारा किसके कारण उत्पन्न हुआ है भाई, मुख्य धारा के कारण उत्पन्न हुआ है, इसी के कारण तो उत्पन्न हुआ है ना। तो क्या करेगा, ये धारा आगे आना चाहता है, ये जो मुख्य धारा है वो आगे आना चाहता है, और इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा इसके आगे आने का विरोध करेगा। मतलब क्या करेगा, वो प्रेरित धारा इसके आगे आने का विरोध करेगा, तब हम उसको कहते हैं लेंज का नियम। क्या कहते हैं, लेंज का नियम। तो यहाँ पे जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वो जस्ट इसके अपोजिट होता है, याद रखेंगे। क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। मतलब ये हमारा मुख्य धारा की दिशा है तो ये होगा प्रेरित धारा की दिशा। मतलब मुख्य धारा का विरोध करेगा कौन, प्रेरित धारा। लेकिन इसमें मुख्य धारा ही प्रवाहित होता है। क्यों, क्योंकि जो ये सेल है इसकी धारा बहुत अधिक होती है, किसकी तुलना में, प्रेरित धारा की तुलना में। तो जैसे वो धारा का धीरे धीरे मान जाते जाता है तो ये क्या करता है, विरोध करते जाता है। जैसे ही धारा का पूरा भाग इस बल्ब में चला जाता है तो प्रेरित धारा क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, मतलब एक तरह से समाप्त हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रेरित धारा का मान बहुत ही कम होता है और मुख्य धारा का मान अधिक होता है। तो मुख्य धारा जब आगे जाता है तो प्रेरित धारा को खत्म कर देता है और इस परिपथ में मुख्य धारा ही प्रवाहित होती है। ठीक, एक बार और देखेंगे, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा के अपोजिट होती है। मतलब मुख्य धारा का क्या करता है, वो विरोध करता है। क्यों, क्योंकि लेंज का नियम यही कहता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करेगा। तो ये जो धारा है वो इसका विरोध करेगा, लेकिन सेल से धारा मिल रहा है तो इस धारा का जो मान है वो अधिक होता है, इसलिए प्रेरित धारा को क्या करता है, वो समाप्त कर देता है और इस परिपथ में क्या होती है, मुख्य धारा बहने लगती है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जस्ट हम इसके अपोजिट देखें, इसको क्या करेंगे, अपोजिट देखेंगे। जैसे हम स्विच को क्या करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं,
क्या करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं। ठीक, अब स्विच को ऑफ करेंगे तो ये लाइट क्या होगा, बंद होगा। अब ये बताइए इसमें धारा क्या हुआ था, धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ा था। ठीक, तो धारा क्या होगा, यहाँ से वापस ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक, एक चित्र और लेता हूँ मैं, ये बल्ब है। ठीक, तो धारा क्या होगा, धीरे धीरे वो वापस आएगा। लेकिन जैसे ही धारा यहाँ से वापस आना चाहता है, जैसे ही धारा यहाँ से वापस आना चाहता है तो क्या होगा, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। क्या होगा, फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो धारा पीछे आना चाहता है, मतलब धारा अपने स्थान पर आना चाहता है, लेकिन प्रेरित धारा क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। और विरोध करेगा तो क्या करेगा, वो उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अर्थात परिपथ में देखिए, ठीक, ये है परिपथ, ये है प्रेरित धारा, मतलब ये है मुख्य धारा। ठीक, ये वापस आना चाहता है, लेकिन प्रेरित धारा क्या करता है, मुख्य धारा के वापस आने का विरोध करता है। मतलब मुख्य धारा इस तरह से वापस आता है तो इसका विरोध करेगा, मतलब ये क्या होगा, इसके अपोजिट होगा। ठीक, इस तरह से। तो इस बार देखिए ये जो प्रेरित धारा है वो परिपथ में इस तरह से प्रवाहित होता है। क्या होता है, वो परिपथ की दिशा में, मुख्य धारा की दिशा में ही प्रवाहित होता है। कब, जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, धारा वापस आता है। धारा के मान में परिवर्तन हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। हालांकि चुंबकीय फ्लक्स कम होगा लेकिन परिवर्तन तो होगा ना, तो इसमें फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। और प्रेरित धारा क्या होगा, इस बार इसका विरोध करेगा। तो ये वापस आना चाहता है लेकिन इसके जस्ट अपोजिट इधर होगा, मतलब परिपथ की दिशा में इस बार प्रेरित धारा क्या होगा, बहने लगेगा। ठीक, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब परिपथ में हम धारा के मान को बढ़ाते हैं, मतलब इस तरह से हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्रेरित धारा की दिशा जस्ट इसके अपोजिट होती है। लेकिन जब हम धारा के मान को कम करते हैं, मतलब स्विच को ऑफ करते हैं, तो प्रेरित धारा क्या होती है, वह उसी दिशा में प्रवाहित होती है। इस तरह से ये हुआ स्वप्रेरण की परिभाषा। हालांकि थोड़ा लंबा गया लेकिन विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पे जब हम स्विच को ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं, तो कभी कभी होता क्या है कि जो बल्ब है वो फट से कम ज़्यादा होता है। क्या हो जाए, कम ज़्यादा होता है, तो चालू बल्ब भी क्या होता है, वहाँ पे फ्यूज हो जाता है। ठीक, बल्ब के फ्यूज होने का कारण यही है, जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो धारा क्या होती है, वहाँ से ऐसे वापस आती है। तो धारा का मान यहाँ पे अधिक होता है, इसलिए वो क्या होता है, उसको ज़्यादा धारा मिल जाया रहता है और डायरेक्ट वो कम होता है। तो कभी कभार होता है ये, तो फ्यूज हो सकती है जो बल्ब है वो। ठीक, तो इस तरह से स्वप्रेरण को हम समझे। अब चलिए, अब लिखेंगे आप स्वप्रेरण का परिभाषा। क्या लिखेंगे, स्वप्रेरण का परिभाषा। तो चलिए स्टार्ट करिए। जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस परिघटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक, एक बार और मिला लेंगे परिभाषा को। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब देखेंगे हम स्वप्रेरकत्व। क्या देखेंगे, स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक। ठीक, ध्यान दीजिए, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अर्थात हम जितना धारा प्रवाहित करते हैं उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक, यदि धारा को हम कम करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं हम स्वप्रेरकत्व। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स का मान जितना अधिक होगा उतना ही होगा धारा का मान, और यदि इसका मान कम होता है तो धारा का भी मान कम होता है। अर्थात हम इसके लिए यह परिभाषा लिख सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है और इसी को कहते हैं हम स्वप्रेरण गुणांक। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक,
तो चलिए इसका परिभाषा लिख लीजिए, छोटा सा है, एक लाइन का। चलिए लिखिए, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, एक बार और मिलाएंगे, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φB उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम अर्थात करके। ठीक, φB अनुक्रमानुपाती I। अब हम जानते हैं जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, एक बराबर का चिन्ह लगता है और राइट साइड में लग जाता है एक नियतांक, और उस नियतांक को लेते हैं हम L। क्या लेते हैं, L लेते हैं। अब और L को कहते हैं एक आनुपातिक नियतांक, जहाँ L क्या है, एक आनुपातिक नियतांक है, एक आनुपातिक नियतांक, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे, ठीक, और इसी आनुपातिक नियतांक को कहते हैं स्वप्रेरकत्व। ठीक, जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरकत्व, जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, अर्थात स्वप्रेरकत्व का मान हम निकालना चाहें तो L का मान हमें क्या मिलेगा, I को पक्षांतर करिए तो ये मिलेगा φB बटे I। क्या मिलेगा, φB बटे I। L का मान मिला हमें φB बटे I। अब हम देखते हैं फैराडे के द्वितीय नियम से। फैराडे की द्वितीय नियम से क्या होता है, फैराडे का द्वितीय नियम बताइए। द्वितीय नियम से फैराडे का द्वितीय नियम होता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात सामने में हम लगाते हैं माइनस और ये होता है डी फाई बी बटे डी टी, और ये माइनस किसको दर्शाता है, विद्युत वाहक बल हमेशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर देखिए, इसको दे देते हैं हम समीकरण 1। समीकरण 1 से φB के मान को यहाँ पे रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 से φB के मान को यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिलेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से φB का मान यहाँ पे रखिए तो हमको मिलेगा एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और φB का मान क्या रखेंगे, एल आई। ठीक, तो ये एल आई। अब एप्सिलॉन इक्वल टू हमको फिर मिलेगा, एल बाहर निकाल दीजिए तो ये होगा माइनस एल और डी आई बटे डी टी। क्या होगा, डी आई बटे डी टी, अर्थात ये डी आई बटे डी टी क्या है, धारा के मान में परिवर्तन है। और धारा के मान में यदि हम एकांक परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं, एकांक परिवर्तन करते हैं, अर्थात डी आई बटे डी टी का मान हम 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1। तो अब हम क्या करेंगे, डी आई अपॉन डी टी का मान यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो हमको मिलेगा, तो करके लिख लीजिए एप्सिलॉन इक्वल टू, माइनस को छोड़ दीजिए क्योंकि माइनस को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये होगा, ये तो पूरा पूरा 1 बन जाएगा तो ये मिलेगा हमें सिर्फ एल। क्या मिलेगा, एल। अब देखिए इसे हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व के बराबर होता है। ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरकत्व के या स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है जब धारा परिवर्तन की दर इकाई होती है तब। ठीक, जब धारा परिवर्तन की दर इकाई होती है तो विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप इसको हल कर सकते हैं। नहीं तो यदि आपको सिर्फ परिभाषा पूछा जाएगा 2 या 3 नंबर में तो आप इसको यहाँ तक बनाइएगा, यहाँ तक। ठीक, अनुपातिक नियतांक है सिर्फ इसको, और इसके बाद यहाँ इसका आप ये निकाल दीजिएगा, मात्रक और विमेय सूत्र निकाल दीजिएगा। तो चलिए मात्रक निकालते हैं हम इसका। तो मात्रक कहाँ से निकलेगा हमारा, मात्रक कहाँ से निकलेगा आपका, यहाँ से निकलेगा। एल क्या है, स्वप्रेरकत्व है, और φB मतलब क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, तो इसका मात्रक होगा, ठीक, एल इक्वल टू φB के लिए हम उपयोग करते हैं वेबर। क्या उपयोग करते हैं, वेबर, और I के लिए उपयोग करते हैं एम्पियर। ठीक, और वेबर बटे एम्पियर को कहते हैं हम हेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी। ठीक, तो इसका मात्रक होगा हेनरी। क्या होगा, हेनरी। क्या होगा इसका मात्रक, एसआई मात्रक है। तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। अब यहीं पे यदि आपको 1 हेनरी का परिभाषा पूछा जाए,
क्या पूछा जाए, 1 हेनरी का परिभाषा पूछा जाए तो इसमें 1 लगाइए, इसमें भी 1 लगाइए, यहाँ पे भी 1 लगाइए। तो देखिए परिभाषा कैसे होगा, जब हम किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, जब किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, 1 वेबर होता है। ठीक, जब किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स का मान 1 वेबर होता है। ठीक, और इसे ही कहते हैं हम 1 हेनरी। तो हेनरी का परिभाषा आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये तो हुआ इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक है। अब हम निकालेंगे इसका विमीय सूत्र। क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र मैं आपको डिटेल से निकाल के दिखा देता हूँ। विमीय सूत्र, ठीक, विमीय सूत्र को हम यहाँ से लेंगे। ठीक, इस सूत्र से हम विमीय सूत्र को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या चीज़ का विमीय सूत्र चाहिए, एल का। एल क्या चीज़ है, स्वप्रेरकत्व है। तो एल को छोड़ के माइनस को छोड़ दीजिए, हाँ माइनस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डी आई अपॉन डी टू को इधर पक्षांतर करिए तो हमको एल इक्वल टू मिलेगा। ठीक, डी आई अपॉन डी टू इसके अपॉन बटे में चला जाएगा तो ये होगा एप्सिलॉन बटे डी आई बटे डी टी। क्या होगा, डी आई बटे डी टी। अब एप्सिलॉन मतलब इसको कहते हैं हम विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं इसको, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक, तो विद्युत वाहक बल अर्थात विद्युत वाहक बल का परिभाषा क्या होता है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चलाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। अर्थात ये आवेश और कार्य करना पड़ेगा मतलब ये होगा डब्ल्यू बटे क्यू। क्या होगा, डब्ल्यू बटे क्यू। तो एप्सिलॉन की जगह लिख सकते हैं हम डब्ल्यू बटे क्यू, और बटे में क्या होगा आपका, बटे में होगा डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी। अब देखिए इसको पलट देते हैं तो एल का मान होगा डब्ल्यू बटे क्यू गुणा डी टी, ऊपर जाएगा ये डी टी और नीचे में होगा ये डी आई। अब चलिए मान रखते हैं सभी का। तो डब्ल्यू कार्य का मात्रक आपको याद होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है। क्या होता है कार्य का मात्रक, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटी आवेश। आवेश क्या होता है, धारा से निकलेगा आवेश प्रवाह की दर, अर्थात Q का मान मिलेगा हमें I इंटू टी। ठीक, I के लिए एम्पियर और T के लिए ये T ही लेंगे हम। ठीक, फिर ये dt के लिए 1 T और लगा दीजिए, ये 1 T और लगा देते हैं, और नीचे में di है, धारा के लिए एम्पियर, तो ये होगा A। ठीक, एक बार देखिए अब W का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, फिर आवेश का होता है A इंटू टी, और dt के लिए होता है ये T, और धारा के लिए फिर होगा ये एम्पियर। अब जो कटेगा यहाँ पे 1 T है और 1 T है, इसको काट दीजिए तो L इक्वल टू हमको मिल जाएगा A और A का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर होके दोनों ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, वो माइनस होगा, अर्थात एम एल स्क्वायर और ये T माइनस टू, A का स्क्वायर होगा ऊपर जाके वो बनेगा A की पावर में माइनस टू। तो स्वप्रेरकत्व का विमीय सूत्र हमारा ये होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ए का माइनस में 2। ठीक, इस तरह से स्वप्रेरकत्व स्वप्रेरण गुणांक हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के टॉपिक, अर्थात इसके अनुप्रयोग को देखेंगे हम। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।